नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने पिछली क्लास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम पर चर्चा करी थी जिसका नाम है 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। उसी सीरीज को आगे बढ़ते हैं और आज लास्ट और अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, 1919 के अधिनियम के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। क्यों है अभी इस पर बताऊंगा, लेकिन अंतिम अधिनियम है। उसके बाद संवैधानिक विकास के लिए कोई अधिनियम नहीं लाया गया। उसके बाद जो अंतिम अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ था वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो संवैधानिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, अंतिम अधिनियम यही माना जाता है 1935 भारत शासन अधिनियम। जब 1935 की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करें कि आखिर पृष्ठभूमि क्या थी। अपने ने जो भी अधिनियम अब तक पढ़े हैं उनकी सबकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करी है। तो क्या पृष्ठभूमि थी उसका अपने को पता होना चाहिए। तो इससे पहले जो पृष्ठभूमि अपने देख रहे थे वो पृष्ठभूमि क्या थी। 1919 का एक्ट आया चुका था। उस एक्ट की समीक्षा के लिए क्या लाया गया, साइमन लाया गया, साइमन कमीशन। एक्ट में कहा गया था कि 10 साल की बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन 10 साल से पूर्व ही इसकी समीक्षा के लिए क्या लाया गया, एक कमीशन लाया गया, एक आयोग लाया गया जिसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। अब जब साइमन आयोग के नाम से इसे जाना जाता है तो इसका विरोध किया गया। विरोध करने का कारण था कि इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि समीक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध किया गया और यह कहा गया कि भारतीय संविधान में अगर कुछ सुधार की जरूरत है या भारत के संवैधानिक विकास में कुछ सुधारों की अधिनियम में जरूरत है तो हम खुद भारतीय इसके लिए कैपेबल हैं, हम खुद अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अगर ऐसी बात जब भारतीयों के द्वारा कही गई तो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया ठीक है, आप भी अपनी तरफ से एक मसौदा तैयार करें, उसे भी हम अगले अधिनियम में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसको साथ में ले लेंगे और उसकी जो शर्तें होंगी, जो उसकी मांग होगी उस पर विचार करेंगे। तो इसीलिए क्या बना दिया गया, साइमन के विरोध के बावजूद एक कमेटी बनाई गई जिसे नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। यह नेहरू समिति ने वही काम किया जो साइमन कर रहा था। ठीक है, और नेहरू कमेटी के द्वारा आपको पता है नेहरू कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और उसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी कुछ मांगे रख दी। 8 सूत्री मांगे उनके द्वारा रखी गई और इन मांगों को या इस समिति के द्वारा जो मांग की गई उसे इस संविधान का क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्लूप्रिंट। आपसे पूछे संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है तो नेहरू रिपोर्ट को संविधान का क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण चीज थी, उसके बाद एक चीज हुई गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में भी इस पर चर्चा की गई। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है और ये 3 आयोजन इसके किए गए थे। आपको पता है हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इस पर चर्चा की गई। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वराज की मांग की गई। इसके अलावा 1932 में पूना पैक्ट हुआ। गांधी और अंबेडकर के मध्य।
गांधी और अंबेडकर के मध्य दलितों के आरक्षण को लेकर। ये कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमियां थी। इन पृष्ठभूमियों के कारण क्या लाया गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। समझ में आ गई। तो ये कुछ हालात और परिस्थितियां आपने ने चर्चा करी, उन सब के हालात और परिस्थितियों को देख के क्या लाया गया, 1935 का अधिनियम। अब इस 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे, उन पर हम एक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या क्या प्रावधान थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रावधान की जब हम चर्चा करें तो पहली प्रारंभिक चीज ये है कि ये सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम लाया गया था, यानी कि इससे बड़ा कोई अधिनियम नहीं था। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अधिनियम अब तक का लाया गया। इसमें धारा या फिर जिसे आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं, 321 अनुच्छेद थे। अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें, 10 अनुसूची थी। और इसके भाग या फिर खंड की बात करें तो वो 14 थे। तो ये एक इसकी संरचना आपको मानी जाती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहां से, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अधिनियम है, इससे बड़ा कोई अधिनियम लाया नहीं गया। पहली चीज, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और भाग 14 कहीं ना कहीं थे। इसी को आपने देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान संविधान में भी आपको दिखाई देते हैं। तो जब ये वर्तमान संविधान में दिखाई देते हैं तो इस अधिनियम के लिए भारत में क्या कहा जाता है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, बड़ा स्रोत माना जाता है। कहा जाता है लगभग 80% संविधान हमने इसी से अडॉप्ट किया है, यानी कि जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 आर्टिकल पर इस अधिनियम का कहीं ना कहीं आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण अधिनियम आपके लिए माना जाता है। अब इस अधिनियम में किया क्या गया था, ये तो इसकी संरचना के बारे में बता दिया गया। इसमें चेंज क्या हुए उसको समझे। तो उसकी विशेषताओं पर जाने से पहले पहली विशेषता पर अपने चर्चा करते हैं। फर्स्ट विशेषता ये थी कि इस अधिनियम में भारत संघ बनाने की योजना बनाएंगे। भारतीय संघ या भारत संघ बनाने की कोशिश की गई है, फेडरल बनाने की कोशिश की गई, यूनियन बनाने की कोशिश की गई इस अधिनियम के माध्यम। ऐसा क्यों किया गया आगे चलकर बात करेंगे। जो प्रिंसिपल स्टेट थे, जो देशी राज्य थे, उनको कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, 1919 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर उसका अपोजिट कर दिया गया, प्रांत की जगह केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। अब इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन की जगह केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। इसका मतलब क्या किया गया, इसका मतलब यह है कि प्रांतों से द्वैत शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, पहली चीज। फोर्थ, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। पूर्ण स्वायत्तता जो आंशिक आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे 1919 में, यहां पर उनको पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं मैं आपको लगातार बता रहा हूं, उसको समझिएगा। 4 विशेषताएं होगी। इस अधिनियम के द्वारा जो विषय थे, जो अनुसूचियां थी, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया और 3 महत्वपूर्ण विषयों में बांट दिए गए। 3 सूची बनाई गई।
एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तीन सूचियां बना दी गई, संघ सूची, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन लिस्टों में इसको बांट दिया गया, यानी कि कुछ विषय कहाँ होंगे, संघ में होंगे, कुछ राज्य में होंगे और कुछ यहाँ पर होंगे, आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जो आपको पता होने चाहिए थे, एग्जाम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाता था। 59 विषय यहाँ पर शामिल कर दिए गए, 54 विषय यहाँ शामिल कर दिए गए और 36 विषय को यहाँ पर शामिल कर दिया गया। इस तरीके से ये व्यवस्था लागू कर दी गई। तो विषय को तीन भागों में, इसके अलावा क्या कहा गया, इनके अलावा जो कोई भी विषय होगा उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, गवर्नर जनरल लेगा। भाई ऐसे विषय जो इन तीनों में छूट गए हैं, उन पर कोई विवाद ना हो, उन पर कोई डिले ना हो, तो अगर कोई ऐसा विषय आता है जो इसमें शामिल नहीं है तो उस पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, गवर्नर जनरल के द्वारा लिया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आज की व्यवस्था में वैसे ही है। जैसे आज की तारीख में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अंतिम अधिकार किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा, वैसे ही सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या किया गया उस पर चर्चा करते हैं। 6 विशेषताएं आपको पता लग गई, उसके बाद अगली विशेषताओं की बात करो। 7वीं विशेषता, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई फेडरल कोर्ट की। किसकी, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील है, उसके अलावा कोई अपील नहीं है, ठीक है। यहां पर यह अंतिम नहीं था, इसके अलावा यहां से कोई और विषय हो जाता है तो इसकी अंतिम रूप से इसकी सुनवाई प्रीवी काउंसिल, एक काउंसिल बनाई हुई थी इंग्लैंड में, वहां पर अंतिम रूप से दायर की जा सकती है। यानी कि अंतिम सुनवाई कहां पर होगी, लंदन के अंदर होगी, प्रीवी काउंसिल के अंदर होगी, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, परिषद इसका अंतिम निर्णय लेगी, पहली बात। दूसरा, संघीय न्यायालय, भारत के संविधान में भी संघीय न्यायालय का शब्द का उपयोग है, तो ध्यान रखिएगा। आज की तारीख में आर्टिकल 135 में संघीय न्यायालय की जानकारी दी गई है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, इसी संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, अगर आपको पता हो तो मॉरिस गुवेयर फेडरल कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस माने जाते हैं। वही प्राथमिकता थी, प्रारंभ के अंदर 6 थे और उनकी एज जो थी वो 65 थी, आज भी एज इट इज है। ये ध्यान रखिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा और क्या विशेषताएं मानी जाती है इस अधिनियम की, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई 1935 में। कहां पर की गई, कलकत्ता में। बाद में इसको शिफ्ट कहां कर दिया गया, बंबई में। और आज की तारीख में रिजर्व बैंक कहां पर है, मुख्यालय बंबई के अंदर ही, ठीक है। इस रिजर्व बैंक ने, जो भारत का रिजर्व बैंक है, इसने आजादी के बाद जब स्वतंत्र हुआ था तब कुछ समय के लिए पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के रूप में भी क्या किया, कार्य किया। तो रिजर्व बैंक का भी आपको पता होना चाहिए। इस रिजर्व बैंक के प्रथम चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे, ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ इसी अधिनियम, इसी रिजर्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। और इस अधिनियम में क्या किया गया, और इस अधिनियम के अंदर 2 नए प्रांत बनाए गए।
दो नए प्रांत बनाए गए। 9 प्रांत पहले से थे, मैंने आपको कहा था 8 में थे, 8 के बाद एक बाद में बन गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो कितने हो गए 9, और 2 यहां पर नए बना दिए गए। एक बना दिया गया उड़ीसा और एक बना दिया गया सिंध। सिंध अलग हुआ बंबई से और उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, तो दोनों ही प्रांत बना दिए गए। तो कुल कितने प्रांत हो गए? 11 प्रांत आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यह व्यवस्था भी इसके अंदर की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये इस अधिनियम की विशेषताएं मानी जाती हैं। इसके द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बर्मा भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। 1935 का अधिनियम 1937 में ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर अधिनियम 1935 में आपको देखने को मिलेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज और याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी जो 1909 में चली थी, फिर 1919 में उसका विस्तार, 1935 में भी उसका विस्तार किया गया। दलित, मजदूर और महिला को भी दे दिया गया। अलग से इनके लिए क्या होगा? निर्वाचक मंडल होगा। तो ये व्यवस्थाएं जो 1919 में चली थी वो लगातार क्या होती रही? विस्तारित होती रहती हैं। तो ये कुछ इस अधिनियम की महत्वपूर्ण क्या थी? विशेषताएं थी। बार बार आपके एग्जाम्स में यहां से कुछ न कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और बार बार इनके बारे में पूछा जाता है। अब इस पर हम थोड़ी सी डिटेल से 1 या 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे भारतीय संघ बनाने की योजना और दूसरा केंद्र में द्वैत शासन लगाने की व्यवस्था। इन दोनों को थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं, क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देखिए। तो मैं बता रहा हूं आपको, फिर ध्यान रखिएगा। यह पृष्ठभूमि है 1919 का एक्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3, आपको पता है हिस्ट्री की। पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के मध्य, वही दलितों को लेकर, और इसी के कारण बाद में दलितों को और महिलाओं को क्या दिया गया? अलग से पृथक निर्वाचक मंडल या व्यवस्था दी गई। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है अब तक का लाया गया। ध्यान रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, यानी कि जो 1919 के अधिनियम को लाने से पूर्व क्या लाई गई? प्रस्तावना थी। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रिम्बल आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी एज इट इज उसमें कॉपी कर दी गई। अधिनियम की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, कितने भाग, कितनी अनुसूची, कितनी ये चीज। इसके अलावा इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये थी कि यहां पर एक फेडरल यानी कि एक यूनियन बनाने की कोशिश की गई। इंडिया के अंदर कोशिश की गई, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, वो सफल नहीं हुई। तो इसका क्या कारण था कि वो सफल नहीं हो पाई? ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। समझ में आ गई बात? अब केंद्र में द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन में आपको बता चुका हूं, 1919 के अंतर्गत द्वैत शासन क्या था? वही व्यवस्था वहां से हटाकर कहां ला दी गई? इसमें ला दी गई। राज्यों को या प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्ता दे दी गई। ठीक है, और प्रांतों के अंदर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रारंभ कर दिया गया। यह भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको फिर बता रहा हूं। प्रांतों में जिनकी संख्या कुल 6 थी, प्रांतों में 6 प्रांतों में क्या लगी गई? द्विसदनात्मक व्यवस्था ला दी गई। यानी कि जो व्यवस्था केंद्र में थी, किसके अंतर्गत? 1919 के अंतर्गत, उसी का कुछ न कुछ तरीका, प्रारूप कहां पर? राज्यों के या प्रांतों में भी लागू कर दिया गया, प्रोविंस में भी इनको लागू कर दिया गया, और यहां पर भी 2 सदन बना दिए गए, जैसे आपको सेंट्रल लेवल पर देखने को
मिलते हैं। सेम ऐसे की ऐसी व्यवस्था यहाँ पर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अनुसूची बना दी गई, सूची आज भी एग्जीक्यूटिव अनुसूची आपको देखने को मिलती है। वर्तमान की क्या परिस्थिति है ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान के अंदर ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि संघ के अंदर आज की तारीख में 98 विषय हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आज की तारीख में राज्य के अंदर आज की तारीख में 59 विषय शामिल किए गए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 52 विषयों को शामिल किया गया है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है।